आप स्टॉक को खरीदते हो और स्टॉक गिर जाता है, आप स्टॉक बेचते हो, स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है। और मान लीजिए आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा तो स्टॉक लगाड़ बन जाता है। हम लोग 10-15%, 20% प्रॉफिट लेने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आए, हम लोग बड़ा पैसा बनाने के लिए आए। और वो बड़ा पैसा कैसे बनता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। इस पैरामीटर्स के जंगल में कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो हमें यूज़ करना है। तो हम 3 साल का सेल्स ग्रोथ, 3 साल का ROC और प्राइस टू बुक रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। आप सिर्फ एक ही है गलती जो आप कर रहे हैं, वो है This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो, नमस्कार, हाउ आर यू। मेरा नाम है निखिल गांगिल। मैं फाउंडर हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी एडवाइजर्स का। इक्विटी एडवाइज़र, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी एडवाइज़र इस देश में लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित स्टॉक एडवाइजरी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हम करीब 1500 से ज़्यादा लोगों को एडवाइजरी दे रहे हैं और एसेट अंडर आर एडवाइजरी की मात्रा 150 करोड़ से भी ज़्यादा है। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं 6000 रुपये से मैंने स्टॉक मार्केट में जर्नी चालू करी और आज की डेट में हम 150 करोड़ तक किस तरह से पहुँचे हैं। तो जर्नी चालू होती है मेरे गांव से। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास एक तालुका है गोहद, वहां से मैं आता हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा अभी क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी मीडियम के स्कूल में गोहद से ही हुई। फिर मैंने कंपटीशन की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्रैक किए और मैं एज अ सिविल इंजीनियर IIT इंदौर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मुझे एमटेक करने का अपॉर्चुनिटी मिली IIT मद्रास से, तो मैंने चेन्नई जाके IIT मद्रास से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक किया। उसके बाद मैंने लार्सन टुब्रो, वर्ली जैसी बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया, जिन्होंने मेरे काम के चलते मुझे फ़ॉरेन जाने का एक अपॉर्चुनिटी दी। मैं ओमान रहा, सऊदी रहा, UAE रहा फॉर 3 इयर्स। इसके बाद जब मैं भारत देश आया, मुझे खुद का कुछ करना था और स्टॉक मार्केट में मेरा हाथ अच्छा था, तो मुझे लगा कि मैं स्टॉक मार्केट में एडवाइज़र बन जाता हूँ। 3 साल से हम स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कर रहे हैं। हमने एक क्लाइंट से अपनी जर्नी चालू करी। आज की डेट में 1500 से ज़्यादा लोग हमारी एडवाइजरी लेते हैं और जैसा मैंने बताया, एसेट आर अंडर आर एडवाइजरी इज़ नियरली 150 करोड़ रुपीज़ राइट नाउ। अगर स्टॉक मार्केट के इंटरेस्ट की बात करें, मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट 2011 में आया, जब मैं करीब 18 साल का था। मेरे दोस्तों ने स्टॉक मार्केट की लर्निंग्स के लिए कोचिंग लगाना चालू की। मैं भी उनके साथ पढ़ता था, हाँ, लेकिन मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। पहला कारण तो यही है कि मेरे पास पैसा ही नहीं था, और दूसरा कारण ये भी था कि 90 के दशक में मेरे पिताजी ने स्टॉक मार्केट में छोटा-मोटा पैसा 50,000 1 लाख रुपए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बट लगाया था और उन्होंने उस पैसे को लॉस किया था। तो कहीं न कहीं दिमाग में था कि स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है, ये सट्टा बाज़ार है, ये गलत एरिया है जहाँ पर हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये दिमाग में था। बट कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता। वो बार-बार मेरे सामने आती रही चीज़ें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट था ही बिज़नेसेस को स्टडी करने में। 2013 और 14 में 2014 में मैंने जब एमटेक चालू किया, मेरा पहला स्टाइपेंड आया 13,400 रुपए का। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने शेयर खान में एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और पहले ही महीने मैंने 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया 13,400 रुपये में से सिर्फ, जो कि हॉस्टल फ़ीस और मेस की फ़ीस जो निकाल के बनता था, वो बना। वहाँ से स्टॉक मार्केट की मेरी जर्नी चालू हुई। मैंने धीरे-धीरे पैसे को इन्वेस्ट किया, बहुत सारी गलतियाँ की। एक गलती मैं बताता हूँ कि पहले मैं सोचता था कि न्यूज़ में कोई अगर स्टॉक आता है तो बहुत अच्छा होता है। 2014 का समय था, मोदी गवर्नमेंट नई-नई आई हुई थी और ऐसा कहते थे कि मोदी जी का अंबानी जी के साथ अच्छा जान-पहचान है, और मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी लाए थे जिसमें वो आर्टिलरीज़ और डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाने वाले थे। ऐसी न्यूज़ आई कि रिलायंस नेवल, जो कि हेड की गई है अनिल अंबानी जी के द्वारा, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टॉक का प्राइस 50 रुपए से 70 रुपए 80 रुपए तक पहुंच गया था और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह मैं भी उस चक्रव्यूह में फंस गया। मैंने 50 रुपए पे एंट्री ली। उसके बाद जब स्टॉक 70 रुपए पर पहुंच गया, 70 रुपए पर भी एंट्री ली और वहाँ से स्टॉक गिरा, 20 रुपए पर गिरा, 15 रुपए पर गिरा। मैंने एवरेज इन किया और मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 रुपए पर इस स्टॉक को एग्जिट किया। इस तरह से कुछ बहुत सारी गलतियाँ कर के मैं सीखा और फिर मैंने खुद के
फॉर्मूलाज़ को डिराइव किया, मुझे समझ में आया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग ही एक तरीका है। मैं जिस कंपनी में काम करता था लार्सन एंड ट्यूब्रो में, वहाँ पर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे कुछ वैल्यू इन्वेस्टर जिनके मैं नाम लेता हूँ आपको, जोएल ग्रीनब्लेट, क्रिस्टोफर ब्राउन और पीटर लिंच जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स से मुझे अवगत कराया। मैंने उनकी किताबें पढ़ी, मैंने खुद के फॉर्मूलाज़ बनाए। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं खुद के फॉर्मूलाज़ बनाऊँगा, खुद की स्ट्रैटेजीज़ बनाऊँगा तो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसके अलावा जब मैं 2017 और 18 में ओमान में था, मुझे लगा कि मुझे एडवाइज़र्स की ज़रूरत है। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके, चूँकि मैं ओमान में था, अच्छा सैलरी थी, 2 साल ही हुए थे जॉब में, एंड आई वाज़ स्टिल मेकिंग 7 फिगर्स देयर। तो मुझे लगा कि मुझे एडवाइज़र्स की ज़रूरत है जो कि मेरा पैसा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे 12-13 घंटे काम करना पड़ता है, फील्ड जॉब थी मेरी। तो हमने 2 से 3 एडवाइज़र्स को हायर किया और 1 से 1.5 साल के अंदर हमें समझ में आ गया कि इंडिया में अच्छे एडवाइज़र नहीं हैं। एज़ अ प्रोफेशनल हमें क्या चाहिए अपने एडवाइज़र्स में, और स्टॉक्स जो हमें आ रहे हैं हमारे पास, उनमें हमें ये चाहिए कि हम कोई स्टॉक खरीदें, उसको बिज़नेस को देखकर खरीदें। हमें ये चाहिए कि हम 2 से 5 साल होल्ड कर पाएँ, और हमें ये चाहिए कि वो जो हमने स्टॉक लिया है, वो कम से कम 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना होना चाहिए। ज़्यादातर एडवाइज़र्स जो उस समय पर थे, उनका फ़िलॉसफ़ी वो था कि वो आपको कोई स्टॉक बताएँगे ₹50 पर, अगर वो ₹40 आ जाएगा तो वो आपको एग्ज़िट दे देंगे, वो आपको कैपिटल लॉस करा देंगे। ज़्यादातर स्टॉक्स जो दिए जाते थे वो टेक्निकल के बेस पर दिए जाते थे, फंडामेंटल के बेस पर नहीं दिए जाते थे। और ये एक बहुत बड़ा गैप देखा मैंने, जब मैंने यूएस में इन्वेस्टिंग जो हो रही है वो देखी, और इंडिया में जो इन्वेस्टिंग हो रही है वो देखी, कि यूएस में ज़्यादातर जो सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं, वो फंडामेंटल्स के बेसिस पर बिज़नेसेस को रिकमेंड करते हैं, और इंडिया में ज़्यादातर जो मैनेजर्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं या एडवाइज़र्स हैं, जो भी हैं, टेक्निकल के बेस पर ज़्यादातर स्टॉक्स को सजेस्ट करते हैं। तो जब मुझे ये समझ में आया कि मैं इनसे बहुत बेहतर कर सकता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक गैप है, जहाँ लोगों को एडवाइस चाहिए और एडवाइज़र अच्छे नहीं हैं, और मैं इस गैप को फ़िल कर सकता हूँ, मैं इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और तब जब इंडिया आया 2019 में, सबसे पहला ख़्याल मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में अच्छा बनूँगा, और उसके बाद मैं एडवाइज़री करना चालू करूँगा। हमने 2020 में कोरोना के समय से एडवाइज़री की चालू करी प्रोसेस। 21 और 22 तक हमारे पास एडवाइज़री का लाइसेंस आ गया, और फिर हम बढ़ रहे हैं आगे, और आज की डेट में मैंने बताया आपको हम कहाँ हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको कहाँ आता है? आप स्टॉक को खरीदते हो और स्टॉक गिर जाता है। आप स्टॉक बेचते हो, स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है। और मान लीजिए आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा, तो स्टॉक लगाड़ बन जाता है। ये एक ऐसे क्यूरियस केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिससे हर कोई रिटेल इन्वेस्टर होकर गुजरता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि उनको उनके लिए मार्केट नहीं बना है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो अनलकी हैं, या फिर मार्केट में कुछ नहीं कर पाएँगे वो, क्योंकि उनके साथ एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट होता है। जब भी वो खरीदते हैं गिर जाता है, जब भी वो बेचते हैं स्टॉक भाग जाता है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो सब कुछ गलत कर रहे हैं। व्हाट इफ आई टेल यू, यू आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग। आप सिर्फ एक ही है गलती जो आप कर रहे हैं, वो है यू आर नॉट गेटिंग द साइकिल राइट। तो हमने उस सिक्लिकल इन्वेस्टिंग के पार्ट को समझा, और मार्केट में किस तरह से साइकिल को पकड़ना है, मार्केट में किस तरह से साइकिल्स वर्क करती हैं, इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है, बिजनेस साइकिल क्या होती है, और सेंटिमेंटल साइकिल क्या होती है, उस चीज़ को, उस बेसिकली एक सीक्रेट को समझा, और उसी ने मेरी सारी की सारी जर्नी को चेंज कर दिया। अगर मैं एक और चीज़ जिसको मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूं, तो वो है अपॉर्चुनिटी लॉस का ना होना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर कैसे बनाए जाएँ, क्योंकि वही हमारी स्पेशलिटी है। हम लोग 10-15%, 20% प्रॉफिट लेने के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आए हैं। हम लोग बड़ा पैसा बनाने के लिए आए हैं। और वो बड़ा पैसा कैसे बनता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। बड़ा पैसा बनाने के, मल्टी बैगर बनाने के 3 ही सीक्रेट हैं, और जब वो 3 सीक्रेट कोलाइड हो जाते हैं, स्टॉक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनता है। चाहे आपको 2 गुना बनाना है, 5 गुना बनाना है, 25 गुना बनाना है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। द फॉर्मूला इज़, जिसमें 3 सीक्रेट्स में से 2 ओपन सीक्रेट हैं, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, और तीसरा ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है, या फिर वो बताना नहीं चाहते। पहला सीक्रेट है आपका क्वालिटी, दूसरा सीक्रेट है वैल्यूएशन, और तीसरा सीक्रेट है आपका सिक्लिकल इन्वेस्टिंग। क्वालिटी के बारे में हमें बहुत लोग बताते हैं कि हमको पीएनएल पढ़ना चाहिए, हमको बैलेंस शीट पढ़ना चाहिए,
हमको बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि ROC, ROE, इसके अलावा वैल्यूएशन में अगर हम जाते हैं तो P/E, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स के बारे में हमें बताया जाता है। और जब सिक्लिकलिटी की बात आती है तो बहुत लोगों को कम आइडिया होता है कि सिक्लिकल इन्वेस्टिंग क्या है। ज़्यादातर लोग सिक्लिकल इन्वेस्टिंग को ऐसा समझते हैं कि सिक्लिकल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है सिक्लिकल इन्वेस्टिंग होता है, जैसे कि स्टील कंपनी में इन्वेस्ट करना, जैसे कि ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करना सिक्लिकल इन्वेस्टिंग होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट 3 साइकिल्स पे काम करता है, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड सेंटिमेंटल साइकिल। और कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या फिर FMCG बिजनेस हो या फिर ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो या टायर कंपनी हो, सभी इन 3 साइकिल से होकर गुजरते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपका एक बोतल बनाने की फैक्ट्री है, आप बोतल 100 रुपये में बनाते हैं और 400 रुपये में बेचते हैं, मतलब आपका सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन 75% का है। चूँकि आपका प्रॉफिट मार्जिन 75% का है, आपके इन्वेस्टर्स दे आर सीइंग इट एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टॉक्स बाय करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यू आर द विनर इन द मार्केट। जब तक आप अच्छा पैसा बनाते हैं, आपके इन्वेस्टर्स ना सिर्फ अच्छे से ज़्यादा आपके स्टॉक्स को खरीदते हैं, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स में भी होड़ लग जाती है आपके स्टॉक्स को लेने के लिए। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आप 75% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी देख रही है, रेगुलेटर बॉडीज भी देख रहे हैं, इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स भी देख रहे हैं, इसके अलावा आपके रिश्तेदार भी देख रहे हैं। तो जब वो देखते हैं तो वो भी आपके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, वो भी फैक्ट्रीज डालते हैं, वो भी अपनी उस बिजनेस में उतर आते हैं और उसको कहते हैं कैपेक्स होना। जब इंडस्ट्री में कैपेक्स होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, मार्जिन्स घटते हैं। जब रेगुलेशंस आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो भी मार्जिन्स घटते हैं क्योंकि बाइंग प्राइस पर रेगुलेशन आ सकता है या फिर कुछ और किसी और तरीके का रेगुलेशन आ सकता है, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी, एग्रीकल्चर आउटपुट, बहुत सारे ऐसे मैक्रो पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। तो जब ऐसा होता है आपके मार्जिन्स गिरते हैं और जब मार्जिन्स गिरते हैं तब आपका बिजनेस सफ़र करता है। ये होती है बिजनेस में डाउन साइकिल। जब बिजनेस में डाउन साइकिल आती है, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स 75% जो थे वो 10% और 15% रह जाते हैं। जब 15% रह जाते हैं तो इन्वेस्टर्स आर अगेन सीइंग इट, वो आपका स्टॉक सेल करना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से आपका स्टॉक जो 10 गुना 8 गुना हो गया था वो स्टॉक 40 और 50 और 60% से भी गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, एज अ बिजनेस लीडर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर हो आप, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। आप गवर्नमेंट को रीच आउट करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशंस को कैसे हटाया जाए, आप कॉम्पिटिटर्स को स्क्वीज आउट करने की कोशिश करते हो। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तब आपके प्रॉफिट मार्जिन्स दोबारा से इंक्रीज होना चालू होते हैं और आप फिर से आपका कंपनी का स्टॉक अच्छा करने लगता है और फिर से वो वहाँ से मल्टीबैगर 5 गुना 8 गुना और 10 गुना होता है। तो बेसिकली यही बिजनेस का साइकिल है जिस पर हमको फोकस करना होता है। ज़्यादातर लोग सेंटिमेंटल साइकिल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने 3 साइकिल बताई, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और सेंटिमेंटल साइकिल। सेंटिमेंटल साइकिल बेसिकली वो है जहाँ स्टॉक 20% अप 20% डाउन होता रहता है गिवन द सेम फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, फिर भी ज़्यादातर लोग उसी पर फोकस करते हैं। वो किसी टेक्निकल पैरामीटर की तलाश में है जिससे 15-20% मिल जाए, किसी ब्रेकआउट से, MACD से, RSI से कुछ 10-15% का उनको लाभ हो जाए, या फिर कोई न्यूज़ आ जाए उससे 10-15% स्टॉक ऊपर चला जाए। ज़्यादातर लोग इसी फिराक में रहते हैं, जबकि बड़ा पैसा जो बनता है बिजनेस साइकिल से बनता है और जिसको बहुत कम लोग ट्रैक करते हैं। हमने उसको ट्रैक किया और हमने उसको अच्छे से फिगर आउट करके अच्छे मल्टीप्लाई कर दिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो सबसे पहले तो बी योर ओन क्रिटिक। आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या आप इसको सच में सस्टेन कर सकते हो? एंड अगर आपने अपने आप को क्रिटिसाइज़ करके रखा है और आपको फिर भी लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर आप किसी की मत सुनो। जैसे कि जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, जो भी लोग मुझे जानते हैं पहले से, क्योंकि मैं स्कूल में अच्छा था, कॉलेज में अच्छा था, बहुत लोगों ने ये बोला कि अरे कितना अच्छा लड़का था, पढ़ने में अच्छा था, पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट जैसी जगह में घुस गया। मुझे ये पता चला, आज हम स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइज़र हैं इस कंट्री में। जब आज से 3 साल 4 साल पहले मैंने ये बात बोली थी 2018 के टाइम पर कि 25% CAGR एक अचीवेबल है, मतलब अगर हम मेहनत करें तो 25% CAGR अचीव किया जा सकता है। बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया उसकी वजह से, क्योंकि फिर वही बात आई
कि अरे अभी तो तुम मार्केट में आए हो, अभी क्या 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर ये सब बोल रहे हो। आज मैं प्राउडली मैं कहता हूँ कि हमने उसको बहुत फार एक्सीड किया है, और मार्केट का भी उसमें बहुत सारा क्रेडिट है क्योंकि बुल मार्केट है, लेकिन हम सिर्फ 25% का ही क्रेडिट लेते हैं, बाकी का मार्केट को ही क्रेडिट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कहेंगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अरे ये क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं कर पाया। बट अगर आप अड़िग रहोगे तो आप उसको कर सकते हो, और हमारे केस में तो यही हुआ है। अगर मैं कुछ इस केस स्टडीज़ की बात करूँ, 2021 में रियल एस्टेट कंपनीज़ में कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो। लेकिन हमारी फिलॉसफी की बोलती है कि आपको आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स में ही अप्रोच करना है, और उन्हीं कंपनीज़ में आपको सबसे बड़े मल्टीबैगर बनेंगे। तो मैंने आपको 3 सीक्रेट्स की बात करी, क्वालिटी, वैल्यूएशन और सिक्लिकल ट्रिगर्स। क्वालिटी हमको बताती है कि आपको कंपनीज़ में, वो सेक्टर्स में जहाँ अंडर वैल्यूएशन है, वो सेक्टर जो आउट ऑफ फेवर सेक्टर है, उन सेक्टर्स में आपको जाना है, और उन सेक्टर में आपको रैंकिंग करनी है कंपनीज़ की। तो हम 3 बेसिस पर, 3 पैरामीटर के बेसिस पर रैंकिंग करते हैं कंपनीज़ की। एक 3 ईयर सेल्स ग्रोथ, 3 ईयर आरओसी एंड प्राइस टू बुक रेशो। जब हम उनके बेसिस पर रैंकिंग करते हैं कंपनीज़ की, तो हमको मान लीजिए एक सेक्टर में 200 कंपनीज़ हैं या 150 कंपनीज़ हैं, टॉप 10 या टॉप 15 कंपनीज़ हमको जब मिलती हैं, फिर हम उन पर वैल्यूएशन के पैरामीटर्स लगाते हैं। वैल्यूएशन पैरामीटर की बात अगर मैं करूँ, बहुत सारे लोग प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग अगर आप किसी से भी बात करते हैं, अगर आप मार्केट में नए हैं, तो आपके रिलेटिव्स, चाचा, मामा, फूफा या कोई भी आपके कलीग्स आपको बोलेंगे कि प्राइस टू अर्निंग फॉलो करो, बाय लो सेल हाई। बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ गुड वैल्यूएशन पैरामीटर। हमने प्राइस टू अर्निंग को बिल्कुल साइड किया है। हम एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं क्रिस्टोफर ब्राउन, उनकी लर्निंग्स के बेसिस पर वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि अगर आपका करंट वैल्यूएशन 5 ईयर के प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू कैश फ्लो से नीचे है, तो आप स्टॉक्स में बाय कीजिए। तो आपका करंट प्राइस टू बुक, करंट प्राइस टू सेल्स, करंट प्राइस टू कैश फ्लो should be lesser than 5 year price to book, 5 year price to sales, 5 year price to cash flow, and that is the right way to value the stocks instead of going into price to earning. ऐसा इसका क्या रीज़न है? बहुत सारे लोग जब PYE की बात करते हैं तो वो P को तो कंसीडर करते हैं कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, प्राइस नीचे जाता है तो P/E डाउन हो जाता है और अंडर वैल्यूड हो जाता है। बट ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जब अर्निंग्स नीचे जाती हैं तो प्राइस टू अर्निंग शूट कर जाता है, और जब अर्निंग्स ऊपर जाती हैं तो प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा गिर जाता है। चूंकि अर्निंग्स में बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, इसीलिए प्राइस टू अर्निंग भी एक बहुत वॉलेटाइल वैल्यूएशन पैरामीटर बन जाता है, और इसीलिए इन मॉडर्न टाइम्स प्राइस टू अर्निंग उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, और इसीलिए आपको प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू कैश फ्लो पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ROC, ROA, ROI, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ पैरामीटर्स की, तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इसके अलावा कैपेक्स ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ, डेट टू इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो इस पैरामीटर्स के जंगल में कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो हमें यूज़ करना है? तो हम 3 साल का सेल्स ग्रोथ, 3 साल का ROC और प्राइस टू बुक रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर पेसिमिस्टिक थे 2021 में। हमने हमारी रैंकिंग के बेसिस पर मैराथन नेक्स्ट जेन को उठाया 56 रुपये पर, और आज की डेट में स्टॉक 630 रुपये के आसपास है। अगर मैं डिफेंस कंपनीज़ में बात करूं तो मजगांव डॉक 2022 में हर कोई पेसिमिस्टिक था। मेरा एक दोस्त है जो मजगांव डॉक में काम करता है, बाय द वे, और जब मैंने मजगांव डॉक के बारे में बात की तो उसी ने मेरे पास आकर कहा कि यार मजगांव में क्यों जा रहा है? मैं मजगांव में काम करता हूँ, हमारे पास प्रोजेक्ट तक नहीं है। हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ब्लू कॉलर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्या करना है। तो उस दैट काइंड ऑफ पेसिमिज्म वाज देयर इन मजगांव जब 260-265 रुपये पे उठाया गया उसको। आज की डेट में 4800 रुपये का है। इसके अलावा अगर मैं नव भारत वेंचर या पावर मैक प्रोजेक्ट या टाटा पावर की बात करूं, तो हमने 2021 में या 2020 और 21 के टाइम पर खरीदा, तब पावर कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म था। 47 रुपये पे नव भारत खरीदा, आज की डेट में 680 से भी पार जा चुका है।
हमने बीच में एग्जिट कर दिए 10 गुना पे या फिर 11 गुना पे ये स्टॉक्स हमने एग्जिट कर दिए। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो फीएम इंडस्ट्री खरीदा 360 के लेवल पर, फिर उसको 2400 के लेवल पर बेचा। अगर स्प्लिट प्राइस की बात नहीं करी जाए, अगर GNXL की बात करी जाए तो 140 रुपये पर खरीद के 800, 900 रुपये के आसपास बेचा। तो जब आप क्वालिटी, वैल्यूएशन और सिक्लिकल ट्रिगर्स इन तीनों को टेक केयर करते हो, तब आपका इतना बड़ा पैसा बनने की एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आप बाय तब कर रहे हो जब सेक्टर में हर कोई पेसिमिज्म के दौर में है, और आप एग्जिट तब कर रहे हो जब सेक्टर में ऑलरेडी बहुत तेजी आ चुकी है। तो अगर आप इस तरह से सभी के कॉन्ट्रेरियन होकर इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा पैसा बनता है।